नमस्कार। आज की ये शाम कश्मीर को समर्पित है। आज की ये शाम कश्मीर में हुए आतंकवाद से जितने भी पीड़ित लोग हैं उनको समर्पित है। बल्कि यूं कहें कि आज की ये शाम विश्व के हर पीड़ित को समर्पित है। जैसा आप जानते हैं, कुछ दिन पहले कश्मीर की मिट्टी से निकले भारत के महान संगीतकार, जिन्होंने संतूर को एक नया स्वर दिया, पंडित श्री शिव कुमार शर्मा जी आज हमारे बीच नहीं है। आज की ये शाम हम उन्हें भी श्रद्धांजलि देते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि हम सब अब अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। हम 30 सेकंड का मौन रख के विश्व के सारे पीड़ितों का, खासतौर पर कश्मीर के पीड़ितों का और पंडित शिव कुमार शर्मा जी को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। और उसके बाद भारत का राष्ट्रगान होगा और उसके बाद आज की ये संध्या शुरू होगी।
हेलो, मेरा नाम हिमांशु गंजू है और मैं 37 साल का हूँ और मिशिगन में रहता हूँ। जब मैं 4 साल का था तो मेरी फैमिली को कश्मीर छोड़ना पड़ा। हम सोपोर में रहते थे। हमारी फैमिली बहुत पॉपुलर थी वहाँ पर। वी वर कंसिडर्ड एलिट्स ऑफ सोपोर्स। मेरे फादर कुंदन लाल गंजू सीनियर साइंटिस्ट थे। ही वॉज अ प्रोफेसर इन वुड्रो कॉलेज। जब भी वो घर से बाहर निकलते थे तो लोग उन्हें, वो देखो राजेश खन्ना जा रहे हैं, अरे हाँ हेलो राजेश खन्ना, हाय राजेश खन्ना कहकर बुलाते थे। मेरी माँ राणा गंजू एक लेक्चरर थी इंग्लिश लिटरेचर की। कहा जाता है कि वो पूरे कश्मीर में सबसे ज़्यादा स्मार्ट और खूबसूरत औरत थी। हम बड़े ही खुशहाल परिवार से बिलोंग करते थे। मुझे और मेरी बहन को कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हुई। मेरी नानी मेरे पापा पर बहुत गर्व करती थी। जब भी उनके बारे में बात करती तो उनकी आंखों में एक अलग तरह की चमक आ जाती थी। एक दिन की बात है, मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था और मेरे पिताजी वहाँ आए और उन्होंने कहा कि हिमांशु चलो बारामुल्ला चलना है, नानी जी के यहाँ पर। मैं और मेरी बहन उनके बजाज स्कूटर पर सवार हो गए। मेरी माँ बाहर आई हमें बाय बोलने के लिए, तो वो बहुत प्यारी लग रही थी। उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। मुझे याद है उन्होंने फैरन पहन रखा था और उनके सर पर लाल रंग का रुमाल बंधा हुआ था। हवा चल रही थी और वो रुमाल और स्कार्फ उनके फेस को बार बार छू रहा था। वो बहुत प्यारी लग रही थी, हर दूसरी माँ की तरह। I don't know then, but that was the last time when I saw my mother. हम लोग जब नानी के यहाँ पहुंचे तो मेरे पिताजी हमें वहाँ छोड़कर वापस चले गए और कहा कि तुम दोनों यहीं खेलो, रात को मैं और तुम्हारी मम्मी आकर तुम्हें वापस ले जाएंगे। लेकिन वो लोग कभी वापस नहीं आए। मेरी नानी बहुत टेंशन में आ गई और वो तैयार होकर सोपोर के लिए निकली। लेकिन वो वहाँ पहुँचती कैसे? सब बसें बंद थी, सोपोर में कर्फ्यू लगा हुआ था। तभी मेरे फादर के एक बहुत जिगरी दोस्त असलम वहाँ पहुँचे और उन्होंने नानी से कहा कि अरे कुंदन आए थे क्या यहाँ पर? मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। नानी के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा कि कुंदन के बारे में तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कहां पर है, तुम तो उसके खास दोस्त हो। मैं छत से सब कुछ देख रहा था और तभी मैंने देखा कि वो स्कूटर तो मेरे पापा का था, जिसे असलम अंकल चला रहे थे। मैं भागकर नानी के पास पहुंचा और ये बात बताई, लेकिन नानी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने चुप्पी साधी रखी। शायद उन्हें भी ये बात समझ में आ गई थी। नेक्स्ट डे जैसे तैसे नानी ने सारा सामान ट्रक के ऊपर लोड किया और हम सोपोर की ओर निकले। हम कुछ दूरी पहुंचे थे कि अचानक से स्टॉप, हमें आर्मी ऑफिसर्स ने रोक लिया और कहा कि आप लोग आगे नहीं जा सकते। सोपोर में दंगा छिड़ा हुआ है, गोलियां चल रही हैं, वहां पर बच्चे और फैमिली महफूज नहीं रह सकती, आप जाइए यहां से। तभी मेरी नानी ने तय किया कि हमें जम्मू जाना चाहिए, वहीं जाना हमारे लिए सेफ रहेगा।
हम जैसे तैसे जम्मू पहुंचे और देखा कि वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई भी हमें देखकर खुश नहीं हुआ। हम बच्चों को एक कमरे में रखकर पूरा परिवार दूसरे कमरे में जाकर बैठ गया और फिर हमें रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। हम बच्चे थे, हमें क्या समझ में आता। फिर हम लोग जम्मू में ही रहने लगे। हमारी नानी हमारी परवरिश करने लगी। और कितनी बार मैंने देखा कि मेरी नानी हमसे चुपचाप रोया करती थी। उनका ये रोना आज भी मुझे सोने नहीं देता। एक दिन मैंने देखा कि मेरे बहन के ड्रॉअर में कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स थी। इस बात को 8 साल बीत चुके थे। उसमें लिखा था कि प्राणा गंजू वॉज ब्रूटली किल्ड इन सोपोर। मेरे होश उड़ गए और झट से मेरी बहन ने वो कागज मेरे हाथ से छीन लिया। उसने कहा ये सब झूठ है। लेकिन मुझे शक हुआ कि कहीं मेरे माँ बाप के साथ, क्योंकि जब हम लोग जम्मू पहुंचे थे तो पूरा परिवार रो रहा था। मेरी बहन ने कहा, अरे बुद्धू तुम भूल गए हो, तुम्हें याद नहीं पापा मम्मी बैंकॉक गए थे काम से और वहां उनका स्कूटर से एक्सीडेंट हो गया था, भूल गए क्या? कुछ साल बीत गए और जब मैं 19 साल का हुआ तब मुझे पता चला कि हकीकत क्या थी। क्यों मेरी नानी हमें जम्मू लेकर आई, क्यों असलम चाचा मेरे पापा के स्कूटर को चला रहे थे और क्यों जम्मू में सारे लोग रो रहे थे। दरअसल हमें नानी के यहाँ छोड़कर जब पापा अपने घर पहुंचे तो वहां ऑलरेडी कर्फ्यू लग चुका था। वो अपने कजन जिनका नाम पिस्ता था उसके साथ डिनर कर रहे थे। तभी अचानक से दर 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 करते हुए 4-5 आतंकवादी मेरे घर में घुस गए। उन सब ने चेहरों पर नकाब पहन रखे थे। मेरी माँ, शी वॉज अ वेरी स्ट्रांग वुमन, उन्होंने झट से एक टेररिस्ट के चेहरे से नकाब हटाया और देखा कि वो तो उनका ही एक स्टूडेंट था। उसने कहा, अरे अरे ये औरत बहुत तेज है, जो करना है अभी करो, इसका काम अभी तमाम करो जल्दी। जब ये सब चल रहा था तो मेरे पिताजी के कजन पिस्ता चुपचाप पीछे की खिड़की से कूद गए और वो उग्रवादी मेरे पिताजी को घसीटते हुए झेलम तक ले गए। उन्हें वहां गोलियों से छलनी कर डाला और उनकी लाश पर पत्थर बांधकर उन्हें झेलम में फेंक दिया। दो दिन तक उनकी लाश नहीं मिली। तीसरे दिन उनकी लाश ब्रिज के नीचे अटकी हुई मिली। राणा गंजू नाम की 2 औरतें थी। एक को मारकर पीठ से काट दिया, दूसरी का गैंग रेप किया और उसे पाकिस्तान ले गए। दोनों की लाशें आज तक नहीं मिली। इसलिए मुझे नहीं पता उनमें से मेरी मां कौन सी थी। सच कहूं तो ये बात मैंने आज तक किसी से नहीं की।
और ना ही इसके बारे में सोचा। कैसे सोचता? कौन सा बेटा अपनी मां पर बीती इस दर्दनाक सच्चाई का सामना कर सकता है? कौन सा बेटा? आप लोग तय करें। Hello everyone. My name is Manju Kak. मैं यूके रेडिंग में रहती हूँ। कश्मीर में हमारा घर लाल चौक के बहुत पास था। बहुत बड़ा घर था हमारा। 25 लोग साथ में रहते थे। It was a joint family. हमारे घर के आंगन में एक बहुत बड़ा और बहुत ही सुंदर मैग्नोलिया का पेड़ था। उस पेड़ पर रस्सियां टांगकर बचपन में हम घंटों झूला झूला करते थे। और सच बताऊं, वैसा पेड़ मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। बचपन से ही मेरे मन में देश प्रेम बहुत ज्यादा था। घर का माहौल ही ऐसा था। लेकिन जब तक मैं 5वीं में आई तब तक मेरे घर वाले कहने लगे कि नहीं नहीं, तिरंगा मत लगाओ, नेशनल एंथम मत गाओ जोर से, प्लीज बेटा। डर का माहौल शुरू हो चुका था। एक दिन मैं अपने स्कूल गई थी, अपने कॉलर पर तिरंगे का पिन लगाकर गई थी। तो मेरी टीचर ने मुझे क्लास से निकाल दिया और कहा कि ये पहले पिन उतारो, बाहर फेंको और फिर क्लास में आना। 15 अगस्त का दिन था। मैंने अपने आंगन में तिरंगा लगाया था। हमारे घर पे एक दूध वाला आता था दूध देने। उसकी नज़र जैसे ही तिरंगे पर पड़ी, वो जोर से दौड़ के हमारे घर के अंदर आया और उसने तिरंगे को फाड़कर फेंक दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं गई और उसके दूध के लोटे को जोर से लात मारी। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, पछताएगी तू। घर वालों ने मुझे समझाने की कोशिश की, पर 11 साल की उम्र कुछ समझने की थोड़ी होती है। कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब वो आया तो दरवाजा मैंने ही खोला। तो एकदम से उसने मुझे पकड़कर यूं दीवार की तरफ किया और अपने दोनों हाथ मेरे पूरे बदन पे फिरा दिए और मुझसे कहा कि बहुत बकवास करती है ना तू। मैं सुन्न पड़ गई थी। 11 साल की बच्ची थी मैं, लेकिन मैंने ये बात सबसे छुपाई, क्योंकि मेरे पिताजी को अगर पता चलता तो वो तो मार ही डालते उसको। उसके 3 साल बाद जो भी कश्मीर में हुआ, उसके सामने तो ये बात मुझे बहुत ही छोटी लगने लगी।
हमारे सारे रिश्तेदार मेरे पापा को कहने लगे कि तुम निकल जाओ यहां से, दो दो बेटियां हैं तुम्हारी। और उस दिन मुझे लगा कि शायद लड़की होना मेरा सबसे बड़ा गुनाह था। हमने कश्मीर छोड़ दिया। बहुत कम सामान लेके निकले हम। मेरी माँ ने पानी पीने के ग्लास साथ में लिए थे, वो छोटे से होते हैं ना, स्टील के। जम्मू में दिन में सिर्फ 1 घंटे के लिए पानी आता था, तो मैं और मेरी बहन वो 6 ग्लास भर के लाते थे और 24 घंटे हमें उतने ही पानी पर गुजारा करना पड़ता था। छोटा सा कमरा था हमारा जम्मू में, और हमारा जो मकान मालिक था वो दिन भर इतना जोर से म्यूजिक चलाता कि मैं पढ़ नहीं पाती। फिर मुझे माँ और पिताजी ने पढ़ाई करने के लिए बाथरूम में बिठाना शुरू किया। वहां करती थी मैं अपना होमवर्क। कश्मीरी पंडितों को जम्मू के स्कूलों में दोपहर का स्लॉट मिला था। हम लड़कियां मैटाडोर से जाती थी, टिकट भी लगता था। और जैसे ही हम मैटाडोर में बैठती, पता नहीं कहां कहां से हाथ आते और हमें छूते, कोई यहां से कोई यहां से। जवान लड़कियां सबकी नजर में आती हैं। आखिरकार हम लड़कियों ने सोचा कि हम रोज पैदल ही स्कूल जाया करेंगे। गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी, पर इज्जत तो बचती थी, और 2 पैसे भी। लोग अपने एयर कंडीशन घरों में बैठकर मिड लाइफ क्राइसिस की बात करते हैं, लेकिन जो मिड लाइफ क्राइसिस मेरे माँ और पिताजी ने झेली है, वैसे किसी ने नहीं झेली होगी। आज मैंने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और मैं इस मकाम पर पहुंची हूं। यहां यूके में अच्छे से रहती हूं, अच्छा जॉब करती हूं, और आज मुझे अपने औरत होने पर गर्व है। लेकिन रोज मेरा मन कश्मीर वापस जाने को करता है। जब से हमने कश्मीर छोड़ा, मैं वहां वापस नहीं गई हूं, और मैं टूरिस्ट की तरह 7 डे पैकेज पर नहीं जाना चाहती। जाऊंगी तो सिर्फ अपने घर। ये तो बस एक मकान है। मेरा नाम शुभम कोटवाल है और मैं 66 साल का हूँ। मैं हवा कदल श्रीनगर का रहने वाला हूँ। मेरा ट्रैवल जॉब था। 1990 में जब मेरी शादी थी, उसके बाद हमारी 3 साल की बेटी हुई, और मेरी पत्नी अनीता हमारे दूसरे बच्चे से प्रेग्नेंट थी। 19 जनवरी 1990 को मैं यूपी में था किसी काम के सिलसिले से,
जैसे ही मुझे आतंकवादियों के बारे में पता चला, मैं झट से जम्मू पहुंच गया और वहां पर लोगों ने मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने कहा कि अरे भाई, पागल हो गए हो क्या? कश्मीर में आग लगी हुई है, तुम कहां जाने की बात कर रहे हो? मैंने उनसे कहा कि मेरी बेटी और बच्ची है वहां पर, मैं यहां कैसे रुक सकता हूं? मैंने अगले दिन की फ्लाइट बुक की। उस प्लेन में सिर्फ 4 लोग थे। जब मैं श्रीनगर पहुंचा तो रास्ते में जगह जगह टायर जले हुए थे, पत्थर पड़े हुए थे, हर तरफ एक जैसा मंजर था। जन्नत कहलाने वाला कश्मीर जहन्नुम बन चुका था। वहां लोकल्स ने सारे लेन्स को बैरिकेड से बंद कर दिया था ताकि सीआरपीएफ अंदर ना घुस सके। मैं जैसे तैसे अपने घर पहुंचा तो देखा कि सब लोग बहुत डरे हुए थे। और तभी अचानक से कुछ आवाजें सुनाई दी जो चिल्ला रहे थे कि ए काफिरो, कश्मीर छोड़ो! ए काफिरो, कश्मीर छोड़ो! मैंने जैसे तैसे अपना सामान इकट्ठा किया और सदा के लिए अपने कश्मीर को छोड़ दिया। जब हम लोग जम्मू पहुंचे तो वहां गीता भवन, सारे मंदिर, सड़कें, मकान, हर जगह कश्मीरी हिंदुओं से भरा हुआ था। एक एक कमरे में 5-5, 6-6 फैमिलियां रह रही थी। 20-20, 25-25 लोग एक ही कमरे में थे। जैसे भेड़ों को ट्रकों में बंद कर दिया जाता है, चढ़ा दिया जाता है, वैसे ही हमें कहीं कोई जगह नहीं मिली रहने के लिए। तो मेरे मामा ने अपने घर में रहने की जगह दी। उन्होंने हमें 10 बाई 12 का एक कमरा दिया। उसी में एक कोने में हमने अपनी रसोई लगा ली। बाथरूम बाहर था और उस कमरे में मैं, मेरी पत्नी जो प्रेग्नेंट थी, बेटी और मेरी माँ, हम सब लोग रहने लगे। तभी मैं सोच में पड़ गया था कि मेरी जॉब जा चुकी है, गुजारा कैसे होगा? जितने पैसे हमारे हाथ में हैं उसमें तो सिर्फ बेटी की पढ़ाई हो सकती है या फिर हम चारों का गुजारा चल सकता है। फिर जो नया बच्चा आएगा उसकी फ्यूचर का क्या होगा? और फिर मेरी पत्नी ने और मैंने मिलकर एक ऐसा डिसीजन लिया जो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। हमने डिसाइड किया कि हम इस बच्चे को इस दर्द से भरी, इस मौत से भरी, इस हैवानियत से भरी जिंदगी में कभी नहीं लाएंगे। हमने अपने बच्चे को अबॉर्ट करा दिया। साल हो गए, मैंने और मेरी पत्नी ने कभी भी इस बारे में कोई बात नहीं की। और मुझे आज भी ये गिल्ट हर रोज खाया जाता है कि मैंने अपने बच्चे को मार डाला। टेररिस्ट तो जिंदा लोगों को मारते हैं, पर मैंने उस बच्चे को मार डाला जिसने अभी तक जन्म भी नहीं लिया था।
ये ऐसा गिल्ट है जिसे ये टेररिस्ट कभी नहीं समझ पाएंगे, कभी भी नहीं। My name is Kavita Sapru. I live in Washington, D.C., USA. I was born in Srinagar, but I did my schooling in Jammu. But my college I did from Srinagar, from government's women's college. हमारा घर बहुत प्यारा था और परिवार में भी बहुत प्यार था. Our home was a social hub. सब लोग वहीं आते थे. लोगों से भरे उस घर की हंसी, किस्से, कहानियां, बहुत यादें हैं. अब हमारा घर नहीं रहा. पुश्तैनी घर था. Now it's just a piece of rubble. In 1990 there was a threat on my father. इसलिए उनका अकेले आना जाना बंद हो गया था. वो हमेशा लोगों के साथ बाहर जाते थे. He used to think कि उनकी फ्रीडम चली गई है. उनके जो कलीग्स थे ऑफिस में, मुस्लिम कलीग्स थे, वो भी उनको लाने के लिए और छोड़ने के लिए वापस वो आया करते थे. लेकिन जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगे तो उन्होंने भी पापा को ऑफिस आने से मना कर दिया. I'm sure they were scared, because अगर किसी को पता चलता कि वो पापा की मदद कर रहे हैं तो उनका मरना तो तय था. इसलिए हमने कश्मीर छोड़ने का फैसला किया. सबसे पहले मुझे और मेरे भाई को वहाँ से निकाला और फिर एक एक करके घर के सब लोग निकलने लगे. मेरे पापा पर थ्रेट था तो सब एक साथ निकलते तो सब मारे जाते. इनफैक्ट मेरे मम्मी और पापा रात के अंधेरे में हमारे घर के पीछे के गेट से छुपते छुपाते निकले हैं. जम्मू में हमारा अपना घर था तो जब वो दोनों वहाँ पहुँचे तो हमने राहत की सांस ली. सब कुछ पीछे छूट गया था पर किसी की जान तो नहीं गई थी. मेरे मामा जी और मामी जी आने ही वाले थे कुछ दिनों में और वो शायद कुछ पैकिंग वैकिंग कर रहे थे तो उनसे मिलने मेरे मामी जी के भाई अपनी पत्नी और अपने 11 साल के बेटे के साथ उनके घर पहुंचे. ऊपर के कमरे में बैठे थे, सब बातचीत चल रही थी. मेरी मामी जी की भाभी शायद उनको पैकिंग वैकिंग में मदद भी कर रही थी कि अचानक कुछ आवाज़ें आई नीचे से. तो मेरे मामी जी के भाई जो हैं वो आए नीचे देखने के लिए कि क्या हो रहा है. तो देखा कि मिलिटेंट्स घुस आए घर में. वो दौड़ के ऊपर जाने लगे but they shot him. वो आवाज सुनकर उनकी पत्नी नीचे आई and they shot her. Then my mama ji came down. They shot him. Then my mommy ji came down and they shot her. और उसके बाद वो 11 साल का बच्चा नीचे आया and they shot at him too. लेकिन ईश्वर इतना निर्दयी नहीं हो सकता.
इसीलिए वो बच्चा गोली लगने के बावजूद बच गया, मौत की याद बनकर। Four dead bodies were lying on that staircase. अब सोचिए क्या हालत हुई होगी उस बच्चे की। He saw his parents, his बुआ, his फूफाजी lying in pools of blood. और वो बच्चा 11 साल का था। वो बच्चा जिंदगी भर के लिए उसके मन में एक खौफ बैठ गया है। And he still suffers from PTSD. And the story doesn't end here. My mother's cousin was shot at in a separate incident. And all for back answering a youth. हमारे घर में इतनी जाने गई, हमें पता ही नहीं था कि हम सब लोग जो बच गए थे वो सिर्फ अंतिम संस्कार करने के लिए बचे थे। और 4 लोगों का क्रेमेशन एक साथ किसने किया होगा और कैसे किया होगा? बत्तीस साल हो गए हम यहाँ यूएस में महफूज हैं, लेकिन आज भी ये जख्म नहीं भरते और शायद कभी नहीं भरेंगे। हेलो, मेरा नाम सचिन कौल है। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और अब बॉल्टीमोर यूएसए में रहता हूँ। हम कश्मीर की सबसे खूबसूरत जगह सोपियां से बिलोंग करते हैं। इस शहर का नाम यहाँ के शिनीयान से पड़ा, यानी स्नो फॉरेस्ट, बर्फ से डूबा हुआ जंगल। हर साल ठंड में 4 फीट बर्फ गिरना तो तय था। एक बार मैं जब छोटा था तो तकरीबन 5 फीट तक बर्फ गिरी थी और मैं 5 फीट से छोटा था, तो मेरी फैमिली वालों ने कहा कि तुम्हारा बाहर निकलना एकदम मना है। सोपोर में क्रिकेट बहुत फेमस था। हम लोग बर्फ में भी क्रिकेट खेलते थे। पास ही एक आइस की फैक्ट्री थी, वहाँ से बुरादा चुराकर हम लोग क्रिकेट की पिच बनाते और दिन रात वहाँ क्रिकेट खेलते। हमारा एक अपने बागान थे, सेब के, अखरोट के, चेरी के। मुझे उन सब की बहुत याद आती है। आज मैं यहाँ जब सुबह उठता हूँ तो चाहता हूँ कि मैं कश्मीर में उठूँ। हर रात को जब सपना देखता हूँ या सोने जाता हूँ तो प्रे करता हूँ कि काश मुझे जल्द से जल्द कश्मीर जाने का मौका मिले। लेकिन कश्मीर में मैं कहाँ जाऊँ? अब मेरा कोई घर नहीं है वहाँ पर। मेरे घर को जला दिया गया है। और अगर मैं अपने कश्मीर जाकर किसी होटल में रहूं, उससे अच्छा है कि मैं पहले मर ही जाऊं। ये सोच सिर्फ मेरी नहीं है,
हर कश्मीरी बट्टे की है। लेकिन जब 370 हटा तो मैं इतना खुश हुआ कि दौड़ता हुआ अपने बेटे के कमरे में पहुंचा और उसे गले से लगा लिया। तीन 370 हट गया है। अब हम लोग कश्मीर जा सकते हैं, अपने कश्मीर। मैं तुम्हें पूरा शहर घुमाऊंगा, सारे बाग बगीचे सब कुछ दिखाऊंगा। ये सब कहते हुए मुझे अपना बचपन याद आ गया। शोपियां में मैं एक सैनिक स्कूल में पढ़ता था। मैं 6th क्लास में था। हमारा एनुअल फंक्शन था। वहां पर सीएम फारूक अब्दुल्ला साहब आए हुए थे। तभी हमारे कुछ सीनियर्स उनके सामने पहुंचे और उन्होंने कहा कि सर, हमें यहां मस्जिद चाहिए। फारूक अब्दुल्ला साहब ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, तुम यहां पढ़ने आते हो, मस्जिद क्यों चाहिए? बस ये कहने की देर थी कि वहां आतंक मच गया। फारूक अब्दुल्ला साहब को अपनी सिक्योरिटी के साथ वहां से फौरन निकलना पड़ा। एक्सटर्नल फोर्स बुलाई गई, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे सीनियर्स चिल्ला रहे थे, मस्जिद चाहिए मस्जिद, मस्जिद चाहिए मस्जिद, मस्जिद चाहिए मस्जिद। और मैं ये सब देख रहा था। तभी अचानक से किसी ने मुझे आके धक्का मारा और कहा कि क्या मुंह फाड़े देखे जा रहे हो? हाँ, चलो चिल्लाओ, मस्जिद चाहिए मस्जिद। और मैं भी चिल्लाने लगा, मस्जिद चाहिए मस्जिद। लेकिन चिल्लाते चिल्लाते मुझे इस बात का एहसास हुआ कि आज तो ये लोग मुझे इस बात के लिए मजबूर कर रहे हैं, कल पता नहीं किस और बात के लिए करेंगे। हो सकता है ये मुझे कहें कि तुम अपना धर्म बदल लो। आखिर इन सब का अंत क्या है? जनवरी 1990 की बात है। हम लोग घर के बाहर क्रिकेट खेल रहे थे। तभी हमें अंदर बुलाया गया और कहा गया कि यहीं बैठो। और मैंने देखा कि 4-5 फैमिली ऑलरेडी वहां पर थी, जिनके चेहरे पर खौफ था। तभी हमें बाहर से जोर जोर से रलेब गलेब चले, रलेब गलेब चले, रलेब गलेब चले की आवाजें सुनाई दी। हम सब लोग डर के मारे छिप गए। उस रात हमने खाना भी नहीं खाया। बस इसके बाद ये शुरुआत थी, ये नहीं थमा। कुछ दिनों बाद फिर वैसी आवाजें आने लगी, रलेब गलेब चले, काफिर कश्मीर छोड़ो। हमारा घर से निकलना बंद हो गया। और कुछ दिनों बाद ऐसे ही जुलूस रेगुलर निकलने लगे। और फिर एक दिन एक बहुत बड़ा जुलूस, जिसमें स्कूल टीचर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, स्टूडेंट्स, टैक्सी वाले सब हमारे घरों की तरफ रुख कर रहे थे। उनके हाथों में तलवारें थी, बंदूकें थी। और उन्होंने वहां पास की एक पीडब्ल्यूडी की बिल्डिंग को जला दिया। ऐसा खौफ फैला कि उसके बाद वहां रहना दुश्वार हो गया। मेरी कई फैमिली के नाम हिट लिस्ट में आ चुके थे। 80% कश्मीरी हिंदुओं ने सोफिया को छोड़ दिया था। जो 20% बचे हुए थे, उनमें से भी राजेंद्र कुमार टिक्कू को दिन दहाड़े सबके सामने गोली मार दी।
बस फिर क्या था, शोफिया 100% हिंदू लोगों से खाली हो गया। बहुत साल बीत गए, हम लोग जम्मू शिफ्ट हुए, उसके बाद चंडीगढ़, और फिर एक दिन मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्हें जब हॉस्पिटलाइज कराया गया तो पता चला कि उनको मोतियाबिंद हो गया। डॉक्टर ने जब उनसे पूछा कि सस्ता लेंस चाहिए कि महंगा, मेरी और मेरे भाई की पढ़ाई चल रही थी, खर्चे बहुत ज्यादा थे। मेरे पिताजी ने कहा कि सस्ता लगा दो, और उसका नतीजा ये हुआ कि मेरे पिताजी एक आंख से अंधे हो गए। अमित मेरा बड़ा भाई, जब वो 18 साल का था तभी से उसको पब्लिक सर्विस में जाने का बहुत शौक था। चंडीगढ़ में वो पूरी कम्युनिटी का ख्याल अकेले रखता था। वो पनून कश्मीर का लीडर भी था। He had a passion for humanity, इसीलिए उसने आर्मी फोर्स ज्वाइन की। उसकी पोस्टिंग कारगिल में हुई, और कैप्टन अमित कौल अपने अंधे पिता का अपनी मातृभूमि का ऋण चुकाने के लिए कारगिल में चला गया। लेकिन कारगिल की लड़ाई में अपने कश्मीर को बचाते हुए वो शहीद हो गया। मेरे पिताजी ने ना सिर्फ अपना घर खोया, बल्कि अपनी एक आंख और अपने आंख के सपूत को भी खो दिया। जिस बेटे के लिए इतना कुछ किया, उस बेटे ने कश्मीर को बचाते हुए कश्मीर की किसी वादियों में वो गुम हो गया, कश्मीर की तरह। जय हिंद, कर्नल अमित कौल। जय हिंद। दुनिया निंद्रितै खाबोस कुसुवैने देदितै बाबोस वलोम्या पोषै मदनो सुलहमा रोशै रोशै वलोम्या पोषै मदनो सुलहमा। मेरा नाम अनुराधा दूधा है। मैं ऑक्सफोर्ड में रहती हूँ, यूके में। कश्मीर में हम जवाहर नगर में रहते थे, श्रीनगर में। बाकियों की तरह हमारी भी जॉइंट फैमिली थी। मुझे याद है जब टीवी पर क्रिकेट का मैच आता था तो सारे कश्मीरी पंडित अपने घरों में छुप के बैठते थे, खासकर जवान लड़के। उन्हें पता था कि अगर इंडिया जीत गई तो पिटना है, और अगर कोई दूसरा देश जीत गया तो भी पिटना है, क्योंकि जश्न मनाया जाता था। हमने कश्मीर छोड़ा 1992 में। मेरे पिताजी बहुत ही साधारण इंसान थे,
मारकाट हो रही थी बहुत, लेकिन मेरे पिताजी कश्मीर नहीं छोड़ना चाहते थे। अपना वतन छोड़ के कौन जाना चाहता है? So my father was an ordinary man, इसलिए हम किसी की नज़र में नहीं आए 2 साल। लेकिन 1992 में दिल्ली में एक शादी थी, इसलिए हमारे सारे परिवार वाले दिल्ली चले गए और हमें एक नोटिस मिला कि 24 घंटे में घर खाली कर दो वरना लाशों से भरा घर मिलेगा। मैं और मेरे पिताजी हम दोनों अकेले थे घर में और दिल्ली जाते हुए सबने अपने अपने कमरे लॉक किए थे। तो मैंने और पिताजी ने मिलके सारे कमरों के ताले तोड़े और जितना मुमकिन हो पाया हर कमरे से हमने थोड़ा थोड़ा सामान निकाला और मेरे मामा रहते थे जम्मू, हम उनके पास चले गए। मेरी मामी जी थी, वो उनके घर वाले भी हमारे साथ आए। तो जम्मू का घर एकदम भर गया था, वहाँ बिल्कुल जगह नहीं थी। बाद में सुनने में आया कि हमारे घर को मिलिटेंट्स ने पूरी तरह लूट लिया और फिर उसमें रहने लगे। और फिर कुछ सालों बाद आर्मी ने उनको खदेड़ दिया और फिर आर्मी वहाँ रहने लगी। और कुछ साल पहले जो कश्मीर में बाढ़ आई थी 2014 में, उसमें हमारा घर बह गया। अब कश्मीर में हमारा घर नहीं है। जम्मू में किसी तरह हमने जीवन फिर से शुरू करने की कोशिश की। मेरे पिताजी ने एक सर्वेयर की नौकरी ले ली और उस सिलसिले में उन्हें काफ़ी ट्रैवल भी करना पड़ता था। ऐसे ही वो एक बार दौरे पे गए हुए थे और हमने टीवी पर एक न्यूज़ सुनी कि डोडा में एक बस के सारे कश्मीरी हिंदुओं को मार डाला गया। अब मेरे पिताजी तो डोडा के आसपास भी नहीं थे, तो हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो फिर अगले दिन एक फ़ोन आया, मुझे याद नहीं है किसका। तो मेरे मामा जी ने फ़ोन लिया और एकदम से चिल्लाए कि नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, प्लीज़ ऐसा मत बोलो। और वो फ़ोन नीचे फेंका उन्होंने और अपने कमरे में चले गए। हुआ ये था कि मेरे पिताजी थे उस बस में। अब वो डोडा में क्या कर रहे थे हमें नहीं पता और इसका जवाब अब कभी नहीं मिलेगा। उस इंसिडेंट के कुछ विटनेसेस ने हमें बताया कि मिलिटेंट सबसे कलमा पढ़वा रहे थे। मेरे पिताजी ने भी कलमा पढ़ा, लेकिन उनके बगल में एक शर्मा जी बैठे थे, उन्होंने उनकी पोल खोल दी। शर्मा जी तो मारे ही गए और साथ में मेरे पिताजी भी। कौन थे वो हत्यारे, आज तक पता नहीं चला। पुलिस मेरे पिताजी को पोस्टमार्टम के लिए ले गई। अब जब पता था कि गोलियों से ही मारे गए तो क्या जरूरत थी पोस्टमार्टम की। पोस्टमार्टम के बाद उन्हें घर लाया गया और एकदम से मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे पिताजी का नाम नहीं ले रहा है। सब उन्हें सिर्फ एक बॉडी कह रहे हैं।
मैं पिताजी के पास गई। मैं उनका चेहरा अपने हाथों में पकड़ना चाहती थी, लेकिन चेहरे पर इतनी गोलियां लगी थी कि मैं उन्हें छू ही नहीं पाई। उनको नहलाने के लिए ऊपर डाला हुआ कपड़ा निकाला। अपने पिताजी को किसी लड़की ने नंगा नहीं देखा होगा। मैंने देखा। जगह जगह गोलियों के छेद थे और पोस्टमार्टम के लिए गले से पेट तक चीर दिया था और सिला भी नहीं था ढंग से। और किसी आदमी के पार्थिव शरीर को जब रिश्तेदारों को दिया जाता है तो एक कपड़े से तो ढका जाता है ना। कितना पैसा लगता है एक सफेद चादर के लिए? वो भी नहीं थी। मेरे पिताजी को तो मार ही डाला, लेकिन पार्थिव शरीर की गरिमा को भी खत्म कर दिया। My father got no dignity in death. इतने साल बीत गए हैं। मेरे पिताजी के साथ मेरी इतनी अच्छी अच्छी यादें हैं। मैं उनकी हंसती हुई शक्ल याद रखना चाहती हूँ, लेकिन आज भी मैं आंखें बंद करती हूँ तो वही भयानक कटा फटा मुर्दा चेहरा मेरे सामने आता है। टेररिज्म ने सिर्फ मेरे घर को और मेरे पिताजी को नहीं खत्म किया, मेरी सारी यादों का भी खून कर दिया। मेरा नाम विवेक रंजन अग्निहोत्री है और ये फिल्म द कश्मीर फाइल्स मैंने बनाई है। ये फिल्म आज ZEE5 पर भी रिलीज हुई है। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो घर जाके वापस देख सकते हैं, और अगर देखी है तो एक बार फिर देख सकते हैं। अभी आपने जो ये सब कहानियां सुनी, ऐसी मैंने बहुत कहानियां सुनी हैं। पिछले 4 साल से जब हम रिसर्च कर रहे थे तो 700 से भी ज्यादा, यही नहीं इससे भी ज्यादा दर्दनाक कहानियां सुनी हैं जो दिल को दहला दें। और जब भी मैं इन लोगों के इंटरव्यू लेता था तो मुझसे वो लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछते थे कि क्या हमें कभी न्याय मिलेगा। और रात को जब मैं घर आता था तो मैं और पल्लवी
एक दूसरे की आंखों में देख के एक ही सवाल पूछते थे, आखिर न्याय होता क्या है? What is justice? धीरे धीरे मैं समझा जस्टिस की सबसे पहली शुरुआत है यह स्वीकार करना कि किसी के साथ इनजस्टिस हुई है। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद आज पूरा विश्व कम से कम यह तो बात करने लगा है कि हां, 1990 के दौरान कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ इनजस्टिस तो हुई थी, जिसको 32 साल से हम लोग एक्सोडस करके ट्रिविलाइज कर रहे थे। आज पूरी दुनिया उसको जेनोसाइड के नाम से जानने लगी है। शायद यही जस्टिस की पहली सीढ़ी है। बत्तीस साल बाद आज पूरी दुनिया ने स्वीकारा है कि हां, कश्मीर में जेनोसाइड हुआ था। शायद मुझे नहीं पता था, लेकिन आज थोड़ा अंदाजा लग रहा है कि यही शुरुआत काफी है। जस्टिस की दूसरी सीढ़ी होती है जब टूटे हुए दिल हील होने लगे, और तभी जस्टिस की प्रोसेस शुरू होती है। आज ये फिल्म सब जगह देखी गई है, खूब चली है, सुनते हैं, बहुत सफल भी है, बहुत बिजनेस भी किया है। तरह तरह की बातें हो रही हैं इसके अराउंड, बहुत सारे डिस्कोर्सेस, डायलॉग्स, डिबेट्स। एक नई शुरुआत हुई है, लेकिन सवाल फिर से उठता है कि क्या ये हीलिंग की प्रोसेस शुरू हुई है या नहीं। मेरे पास कुछ दिन पहले 2 चिट्ठियां आई। सबसे पहले मुझे चिट्ठी आई गिरजा टिक्कू जी के भाई की। गिरजा टिक्कू, उनका कसूर यह था कि वो अपनी सैलरी लेने वापस कश्मीर चली गई थी। वहां पर उनको घेर लिया गया, उनका गैंग रेप किया गया, और उसके बाद जिंदा गिरजा टिक्कू को, जिससे बड़े बड़े दरख्त, बड़े बड़े पेड़ काटे जाते हैं, आपने देखे देवदार के बड़े बड़े पेड़, उसी आरी से उनको जिंदा हालत में 2 टुकड़े कर दिए गए। ये उनके भाई की चिट्ठी है। Watched your movie today. My late sister Girja Tikku was brave girl, and we never discussed or even talked about her at home. Whole family was going through depression and guilt of not able to do anything for her. Now you showed her sacrifice in movie. We have started talking about her within family. Your movie is starting healing process within traumatized families. Bigger than now, an Oscar. और दूसरी चिट्ठी मुझे आई बीके गंजू जी की बेटी की। वो अभी जवान है। बीके गंजू जो कश्मीर छोड़कर सिर्फ इसलिए नहीं गए जब सब लोग भाग रहे थे। वो टेलीकम्युनिकेशंस में काम करते थे। उनको लगा कि अगर वो चले जाएंगे और टेलीकम्युनिकेशन कहीं फेल हुआ तो ऐसा ना हो कि आतंकवादियों को फायदा हो जाए, इसलिए वो कश्मीर छोड़ के नहीं गए। देशभक्ति के, पेट्रियोटिज्म के कई रूप होते हैं। बीके गंजू एक ऐसा ही रूप थे। पर बीके गंजू जी को आतंकवादियों ने चावल के ड्रम में गोलियां मार के भून दिया, और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके खून से लथपथ वो चावल उनकी पत्नी को खिलाए। ये उनकी बेटी की चिट्ठी है। Respected Vivek Agnihotri ji and Pallavi ji, my name is Diksha Ganju. I am the daughter of late Shri B.K. Ganju, whose gruesome killing was highlighted in the movie The Kashmir Files, which made people around the world cry. His death was completely horrifying and traumatic for us, especially for my mother, who has become a physical wreck after it. We decided to bury this pain in our heart and never talked about it, or even my dad, as an act of self-preservation. But after 32 years, this movie forced us to relive that pain. It is extremely hard
but at the same time, I believe it is helping us heal. This movie made it possible for us to celebrate my dad's life and sacrifice. I would like to express my gratitude from the bottom of my heart to both of you, as well as the entire team of Kashmir Files. It would not have been possible without your efforts. Regards, Diksha Ganju. पिछले नवंबर से जहां भी ये फिल्म दिखाई है, बूढ़ी औरतें, बच्चे बच्चियां मेरे गले मिलते हैं और कहते हैं धन्यवाद। पर कई लोग ये भी पूछते हैं कि जिन्होंने हमारे माँ बाप को, हमारे बच्चों को, हमारे रिश्तेदारों को बेरहमी से मार डाला, क्या उनको कभी सजा मिलेगी? वो तो खुलेआम घूम रहे हैं, क्या वो कभी पकड़े जाएंगे? तो अभी 2 दिन पहले ही एक खबर आई कि यासीन मलिक, जिसने कई मासूम लोगों को बेरहमी से मार डाला, भारत के एयरफोर्स ऑफिसर को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया, वो 32 साल से आजाद घूमता रहा, जिसको कई जगह पे यूथ आइकॉन के अवार्ड्स दिए गए, कई मीडिया चैनल्स में बुलाया गया, भारत की यूनिवर्सिटीज में शांति के लेक्चर्स देता रहा, और कई सारे पढ़े लिखे लोग उसे निर्दोष मानते रहे। और तो और वो भारत के प्रधानमंत्री के कार्यालय में जाके उनके साथ चाय भी पीता रहा, और लोग कहते थे देखो इसने कुछ किया ही नहीं, ये कश्मीरी पंडित हैं जो झूठ बोलते हैं। और कुछ लोग तो उसे फ्रीडम फाइटर और मॉडर्न गांधी भी बोलते थे। देर से ही सही, लेकिन अंततः इस फिल्म से सत्य तो सामने आया, और कल उसी यासीन मलिक ने दिल्ली में हाई कोर्ट में जजेस के सामने अपने गुनाह कबूल कर लिए। ही प्लीडेड गिल्टी। He pleaded guilty for terror acts carried out by him, और सिर्फ वही नहीं, उसके साथ बिट्टा कराटे और बाकी साथियों सबके ऊपर कल केस खुल गया। एक कलाकार इससे ज्यादा क्या कर सकता है? शायद यही जस्टिस है। अब शायद आपकी बारी है, लेकिन इतना तो सही है कि वो दिन जिसका वादा था वो शायद आ गया है, और ये लाजमी भी है, क्योंकि वादा था हम देखेंगे। तो आइए हम सब लोग मिलके ये गाना गाते हैं, हम देखेंगे। हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लोहे अज़ल में लिखा है। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। बस नाम रहेगा अल्लाह का, बस नाम रहेगा अल्लाह का। जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी, उठेगा अनल हक का नारा, उठेगा अनल हक का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी खल्के खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। हम देखेंगे,
ये फैज़ अहमद फैज़ साहब का गाना है और इसको स्वप्निल, बड़े होनहार स्वप्निल ने कंपोज किया है। इस फिल्म का जो बैकग्राउंड म्यूजिक आप सुन रहे थे वो किया है रोहित शर्मा जी ने। रोहित प्लीज कम। जितने लोग यहाँ थे इस फिल्म के सब यहाँ हैं। गिरीश, इन्होंने इस फिल्म का बहुत कमाल का साउंड किया है, कैसे साइलेंस यूज की जाती है। उदय प्रकाश मोहिते, ये हमारी फिल्म के डीओपी हैं, बहुत खूबसूरती से इनने किया है। वृंदा, मल्लिका, मनन, पन्नू, मृणाल, शंख हमारी फिल्म के एडिटर हैं। ये सब प्रतिभाशाली म्यूजिशियंस हैं। और जपजी हमारे कंडक्टर हैं, तपन, और हमारी ये पूरी टीम है। लेकिन अक्सर फिल्मों की प्रथा होती है कि अपने HODs और अपने लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं। हमारे प्रोड्यूसर साहब भी हैं यहाँ पे, अभिषेक अग्रवाल जी, जयप्रकाश जी, मयंक जी। लेकिन आपको अंत में ईमानदारी से एक बात बताना चाहता हूँ, हमने कभी ये सोचा ही नहीं, हमारे दिल में किसी के भी एक ख्याल ही नहीं आया कि हमारी फिल्म है। हमने जब ये फिल्म अनाउंस की थी तब हमने कहा था इट्स पीपल्स फिल्म, और आज हम फिर से कहते हैं इट्स योर फिल्म। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।